संजीव झा जी ये कह रहे हैं कि देश वाले लोग नहीं है, ये केस वाले लोग हैं। मैं धीरेन्द्र, एक सेकंड सर, थोड़ा सवाल बहुत गंभीर है जो आपसे मैं पूछ रही हूँ। देश वाले लोग नहीं है, केस वाले लोग हैं। किसने कल्पना की थी कि रामलीला मैदान से निकली पार्टी आज भ्रष्टाचार के केसों तले ऐसी दबे होगी कि कांग्रेस से हाथ मिला लेगी? मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। रामलीला मैदान से 2023 तक आते आते कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या बदला कि आप उनके साथ खड़े हो गए? बड़ा अच्छा किसी ने लिखा है कि बोलने वाली हर आवाज जिम्मेदार है, पर्दाफाश कर देने वाली हर कलम पर अत्याचार है, सच को सच का देना अब हो गया है गुनाह, सत्या से नजर मिलाने वाला हर शख्स गिरफ्तार है। तो एक बात बताइए कि आज भाई अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे हमारे लोग, जेल गए, वो तो कहते थे आतंकवादी हैं, लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे थे। आज हम देश के लिए लड़ रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी कहते हैं पर साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा कि हम आंदोलन से आए हुए लोग हैं। एक छटाक इन्होंने आज तक 1.5 साल बंद करने के बावजूद सत्येंद्र जैन साहब का साबित नहीं कर पाए भ्रष्टाचार क्या है, मनीष जी का साबित नहीं कर पाए भ्रष्टाचार क्या है। और दूसरी बात, बातों बात में अपना पोल खुद ही खोल गए सुधांशु जी। इन्होंने क्या कहा कि अगर नया सेशन होगा तो एलजी के पास जाएंगे, एलजी सेशन बुलाने नहीं देगा, दिल्ली के कामकाज रुक जाएगा। जैसे अभी दिल्ली सरकार के विकास के काम के फाइल पर कुंडी लगा एलजी साहब बैठे रहते हैं, जो सेशन के फाइल पे भी कुंडी लगा के बैठ जाएंगे। और बड़ा अच्छा कहा कि आज हाउस में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला। आज मुझे लगता है इससे बड़ा शर्मनाक कोई पल हो नहीं सकता है। जब दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा हो रही थी तो इनके अपने विधायक कहा कि मुझे मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, हम मणिपुर में कुछ भी हुआ मुझे क्या मतलब। अब समझ लीजिए, अगर चुना हुआ विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर ये कहे कि मणिपुर में जो हो रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है, इसका मतलब है मणिपुर के लोगों का मणिपुर पर भी उनसे जवाब लूंगी, वहाँ के हिंसा को मणिपुर पर भी उनसे जवाब लूंगी। आपके मामले तीसरी बात जो आपने कहा, तो जवाब दीजिए ना सर। आपने कहा मिस्टर झा, जो आपने कहा, मैंने क्या सवाल पूछा था मैं आपके सवाल पे आ रहा था कि आपने ये कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आज आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या बदला? आपको हमने कहा कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या बदला कि आप उनके साथ खड़े हो गए? ये था मेरा प्रश्न। हाँ, हमने पहले शुरू में ही कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि सत्ता में जो बैठी सरकार है वो विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, वो इस संविधान को खत्म कर देना चाहती है। प्रधानमंत्री कहते थे टीम इंडिया। टीम इंडिया का क्या मतलब था कि जिस स्टेट से जिस सरकार को वहां की जनता ने चुना उनके साथ मिलकर के काम करो। दिल्ली सबसे अच्छा परफॉर्मर था। पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो देश, अगर कोई सरकार, आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं, पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है। कंप्लीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पूरी कर लीजिए, पूरी कीजिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि ना केवल दिल्ली में, जो महाराष्ट्र में हुआ, आपको जनतंत्र की हत्या हो रही है कि पहले ईडी की चिट्ठी भेज दो फिर पार्टी तोड़ दो, हर जगह जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो गोवा में हुआ, पूरे प्रदेश में क्या कर रहे हैं। आपके पास पैसे हैं, कुछ भी कर लेंगे आप, आपके पास एजेंसीज है, कुछ भी कर लेंगे आप। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। गलत प्रेसिडेंट सेट करके जा रहे हैं। कल को जो दूसरा आएगा, ये तो किराएदार है, घर बदलते रहते हैं, कल दूसरा आएगा उससे फिर बुरा होगा, तो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा। प्रधानमंत्री जी 3 ही काम करते हैं, विदेश जाते हैं तो अपने गुणगान कराते हैं, देश आते हैं तो चुनाव प्रचार करते हैं, उससे समय बचता है वो देश को तोड़ने का काम करते हैं, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। तो अब देश में काम करने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो देश के मुद्दों पे काम करे, जो वादा करे उसको पूरा करने का काम करे। और यही कारण है कि आज हम अपोजिशन मिलकर चुनाव लड़ने की। सुधांशु जी, ऐसी सरकार देश में पहली बार आई है जो विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है। एक एक कर आप पार्टियों को टारगेट करते हैं, वहां पर दरारें पैदा करते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, जो आपकी तरफ आते हैं धुल जाते हैं, जो उधर रह जाते हैं वो डरे सबके अब एक साथ मिलकर गठबंधन बना रहे हैं। आप विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं इस देश में। नहीं अंजना जी, देश में किस प्रकार की पहली बार सरकार दिल्ली में आई है, इसका उत्तर गृह मंत्री अमित शाह जी सदन के पटल पर दे चुके हैं। उन्होंने पूरे फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है कि जो दिल्ली सेवा अधिनियम का एक्ट में पारित किया गया है 1991 से 2015 तक जो रूल था, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड वही है, कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही, कभी किसी ने सरकार चलाने से ज्यादा जरूरत दिल्ली में लड़ाई में नहीं की, मगर अब उसको इसलिए लाना पड़ा कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई दिल्ली में जो कि नियम को मानने को तैयार नहीं थी।
वो केंद्र सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहती थी, इसलिए उस नियम को एक्ट के अंदर लाना पड़ा। कोई पंचायत, देखिए सबको अधिकार है, जनता सबको चुनती है। अब पंचायत में चुन के आके कोई कहे मुझे पार्लियामेंट वाला अधिकार चाहिए, चूंकि मैं जनता का प्रतिनिधि बन के आया हूं, तो यह अनाधिकार चेष्टा कहलाती है मान्यवर। तो आपकी पार्टी भारत की ऐसी पहली पार्टी थी, उसने अनेक प्रकार में पहली पार्टी थी, वो सब हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। स्ट्रिक्टली मैं संवैधानिक विषय के ऊपर बोल रहा हूं, इसीलिए विनम्रता से और चुनौती से कहता हूं 1991 से 2015 के बीच जिन रूल्स के तहत दिल्ली की सरकारें चल रही थी, एक वर्ड दिखा दीजिए जो हमारी सरकार ने चेंज किया हो। केवल आपकी उस लड़ैया प्रवृत्ति की वजह से कि काम न करना, लड़ने में रुचि अधिक दिखाना, उसकी वजह से समस्या हुई। और आपने कहा, हमने ये थोड़ी कहा कि एलजी परमिशन नहीं देते। कैसे परमिशन नहीं देते साहब? बजट सेशन का परमिशन नहीं देते। आपको इतनी संवैधानिक पदों पर चीजों से इतनी अवमानना दिल में भरी हुई है। अन्यथा भारत के इतिहास की कोई दूसरी विधानसभा बता दीजिए जो 9 साल से कंटिन्यूअस सेशन में। गजब है साहब, डिसोल्यूशन के बाद जब वो रिस्टेट होती है, उसके बाद सेशन कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली दिए। और इतना ही नहीं, आपने जो पहला वाला विधेयक पास किया था, वो जन लोकपाल वाला 49 दिन की सरकार में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मतलब संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग, सबको लपेट दिया था। गजब का आप लोग काम करने का प्रयास करते हैं इसी ढंग से अपने पद, और फिर कहेंगे नहीं ये तो हमारा अधिकार था, एलजी इसको पारित क्यों नहीं कर रहा था? ऐसी असंवैधानिक चीजों को पारित किया जा सकता था क्या? इसीलिए आपके सामने समस्या है। दोनों का हाथ उठा हुआ। अभय जी आप पहले बोलीजिए, फिर संजीव जी फौरन। अभय जी। अंजना जी, पूरा देश देख रहा है, मुखौटा लगा कर रखा है इन्होंने। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अभी कैग ने 8 रिपोर्ट दी है, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट में 8 लाख करोड़ रुपए का स्कैम। आप कल्पना कीजिए कि 15-16 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की रोड, 32 किलोमीटर 32 करोड़ रुपए में इन्होंने की। 74,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनना है। मथुरा एक्सप्रेसवे में तो 18 करोड़ रुपए के 250 करोड़ रुपए कर दिए, और उसमें भी 13,000 किलोमीटर का अवार्ड करके पेमेंट हो गए। अब उसके बाद आइए, देश को जानना चाहिए, जो कैग ने असेसमेंट किया है सिर्फ 5 टोल बूथ का, उन 5 टोल बूथ में 132 करोड़ रुपए का डाका हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से डाला है। 34,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन पर एनम एनएचएआई का टोल बूथ से होता है। तो सोचिए 9 साल में कितना बड़ा करप्शन का काम इन्होंने किया होगा। आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लोगों के अकाउंट एक ही टेलीफोन नंबर पे, और हजारों मृत लोगों के नाम पर इलाज कराकर पैसे डकार गए। भगवान प्रभु श्री राम की अयोध्या तक में घोटाला। तो ये मुखौटा लगाकर रखते हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार के भाषण देते हैं और दूसरी तरफ भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। अभी रामविलास पासवान जी के पार्टी के मेरे प्रवक्ता कह रहे थे, अरे साहब रामविलास जी, चिराग पासवान जी, पशुपतिनाथ जी, अब आप शर्मसार नहीं होते ये कहते हुए परिवारवाद की बात? प्रधानमंत्री जी को सत्ता की भूख मिटानी होती है तो भाषण देते हैं, बाप बेटी की सरकार चल रही है कश्मीर में, और उस पीडीपी के साथ गठबंधन कर देते हैं। नेशनली करप्ट और परिवारवादी ये एनसीपी पार्टी, और सुबह रात के अंधियार में बुला लेते हैं अजीत पवार को शपथ लेने के लिए फडणवीस साहब, तब शर्म नहीं आती? शिवसेना के साथ थे जब परिवारवाद नहीं था, अकाली दल के साथ थे जब परिवारवाद नहीं था, और अभी क्या है? पीयूष गोयल उनके पिताजी, धर्मेंद्र प्रधान उनके पिताजी, धूमल साहब का परिवार, सिंधिया का परिवार, रमन सिंह का परिवार, अरे पूरे परिवारवाद से ग्रस्त हैं। और तुष्टीकरण की बात करते हो तो साहब माफ करना, तुष्टीकरण आपने जितना किया है आजाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। आतंकियों तक को टिकट दे दिए। सैफुल्ला फारूक दुर्दांत आतंकवादी जो 10 साल जेल में रह आया, पंडितों का हत्यारा, उसको दे दिए। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको आपने टिकट दे दिया। उसके बाद तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री जी का मंच साझा करता है। हसन मुंशरिफ, आप महाराष्ट्र का जिसको भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वो सीमा हैदर सीए कर आग अलापते थे। पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता नहीं देंगे। अरे टिकट दे रहे हो साहब लोकसभा का, तुम्हारे एनडीए का दल 4 बच्चों की मां जो पाकिस्तान से भाग कर आई, कुछ तो शर्म करो। अरे अंजना जी, सार्वजनिक रूप से बोला इन लोगों ने कि हम उसको अपने यहां से रामदास अठावले दे रहे हैं टिकट। सुधांशु जी, अभी तक की मिली जानकारी के तो मुताबिक है, और अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के वो तो चुने हुए विधायक है एनडीए के दल से। सीमा हैदर, क्या काबिलियत है? देखिए समस्या ये है कि जब जो बातें गठबंधन पे तथ्यात्मक पूछी गई उसका जवाब नहीं था, तो आधारहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन कोई बात करने लगे आके।
इसको टिकट दे दिया, उसको टिकट दिया। अरे भैया अपने टिकट पहले फाइनल कर लो, टिकट तो छोड़िए, फाइनल कर लीजिए, उसके बाद रामदास आठवले, एक सेकंड, रामदास आठवले आपके गठबंधन में है, वो टिकट दे रहे हैं, आप उनसे पूछते हैं तमाम गठबंधन के साथियों से, आपसे क्यों ना पूछा जाए सुधांशु जी? टिकट दे रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि भाई रामदास अठावले जी ने अगर कोई बयान दिया है, कोई टिकट फाइनल हो गया है क्या? अगर आपने बयान देने की बात, तो आपके तो लोग तो काका बयान दे चुके हैं, आतंकवादियों के पक्ष में बयान दे चुके हैं, तो छोड़िए, हम तो ये कह रहे हैं रामदास अठावले जी इरादा फाइनल हो गया। अरे भाई आप तो बात तो सुनिए, मान्यवर आप सुनिए, तुष्टीकरण के ऊपर कांग्रेस का ज्यादा अच्छा रहता है। अरे भाई इससे बड़ा, अरे आपके यहाँ तो मुख्तार अंसारी का प्रशस्ति गान करने वाला है। ये बताइए, ये शख्स नहीं चिंगारी है, बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी बोला है। देश भर में इतना ये आपके अल्पसंख्यक सेल के चीफ, क्या बताओ उसको। अरे सुनिए भाई, आपके राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप पूरा कर लेने दीजिए, आवाज शान में कसीदे पड़ प्लीज चुके हैं। प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए प्लीज सर, अब बीच में बोलने सुधांशु जी पूरी कीजिए। अभय जी बहुत सोच समझ के बोलिए मुख्तार अंसारी पे। मुख्तार अंसारी को जब योगी बाबा की सरकार से डर लगा था तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और तबीयत खराब होने के बाद उसको सबसे महफूज जेल कौन सी नजर आई थी? पंजाब की जेल, यानी आपका दामने रहमत सबसे महफूज नजर आया था। और यह शख्स नहीं चिंगारी है, बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी है, यह शेर किसने बोला है? आपके अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी सेल के चीफ राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने। और इतना ही नहीं, अतीक अहमद के लिए भी बोला है कि कभी किसी का ऐसा कद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। और शहाबुद्दीन के लिए भी बोला है। इसलिए जनाब जब बोला करिए, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन लोगों से कहा करिए ये लोग क्या बोल चुके हैं, क्या कह चुके हैं, सब बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए।